हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी का आज है अपना लेक्चर नंबर 1। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3-4 लेक्चर्स में हम इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो होगा, अब रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात आती है, तुमने बहुत बार पढ़ा होगा कि जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की तुमने बात की होगी। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन कौन आता है? लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांशियम आता है। और तुमसे कई बार बोला गया होगा फ्रांशियम जो होता है दैट इज रेडियो एक्टिव। फ्रांशियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव होने का मतलब है इसमें से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, इनका मास कंजर्व नहीं रहता है। इसमें से मास जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, डेफिनेशन क्या है रेडियो एक्टिविटी की। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के। तो है क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस spontaneously loses energy by emitting ionizing particles and radiations। ठीक है, इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि भाई ये एक प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है और स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल न्यूक्लियाई में। ठीक है, और क्या रेडिएट करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। क्या रेडिएट करता है? बाय लूजिंग। और ये होता कैसे? स्पॉन्टेनियसली होता है। मतलब ये नहीं तुम्हें कराना पड़ेगा, ये नेचर में अपने आप ही होता रहेगा। और कोई भी क्या होना चाहती है? कोई भी चीज जो है वो अनस्टेबल से क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो कोई न्यूक्लियस, किसी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है अगर वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और एनर्जी क्या करता रहता है? रेडिएट करता रहता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है और क्या लिखा हुआ है? दिस डिके रिजल्ट्स इन एन एटम ऑफ वन टाइप ट्रांसफॉर्मिंग टू एन एटम ऑफ डिफरेंट टाइप। इस डिके के अंदर जब रेडियो एक्टिविटी होती है, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो एक एटम, एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, मास कंजर्व नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे सब्सटेंसेस जो इस रेडियो एक्टिविटी को प्रोसेस जिनके अंदर होती है उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जिन सब्सटेंसेस के अंदर ये रेडियो एक्टिविटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। किसने डिस्कवर किया वो बात की बात है। ठीक है, ओके। एट प्रेजेंट, एक बात यहां देखो, ध्यान से देखो इस बात को। एट प्रेजेंट इट इज नोन दैट ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर रेडियो एक्टिव। ये पाया गया है कि जो भी एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, जैसे रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम, यूरेनियम, रेडोन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट इज द डिके, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्या लिखा हुआ है बेटा? नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव डिके जब होते हैं, अब मैंने ये तो बोल दिया कि एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता रहता है। यूरेनियम तो मैंने बहुत बार पढ़ा होगा, अभी एग्जांपल आएगा भी यही वाला कि यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता रहता है बेटा? यूरेनियम कन्वर्ट होता रहता है थोरियम के अंदर। ठीक है, तो एक टाइप का एलिमेंट दूसरे टाइप के एलिमेंट में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होता है। और ये होता क्यों है? टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है यूरेनियम के अंदर कि वो यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट होता रहता है? मतलब रेडियो एक्टिव डिकेज जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिके। कौन कौन से डिके हो सकते हैं? तो क्या क्या होंगे? पहला डिके है बेटा अल्फा डिके। ठीक है, मैं ये बताना, मतलब ये हम पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट हो सकते हैं, है ना। जब एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या चीजें बाहर निकल सकती हैं। तो पहला डिके है बेटा अल्फा डिके। ठीक है,
मतलब यहां से देख के पता चल रहा होगा कि कौन से पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इन दिस डिके अ हीलियम न्यूक्लियाई इज एमिटेड। ध्यान दे रहे हो, इस डिके के अंदर हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलता है, हीलियम का पार्टिकल बाहर निकलता है, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलता है, ठीक है। क्या बाहर निकलेगा, He+2, अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, एमिटेड। और कोई तुमसे पूछे अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है He2+। अल्फा पार्टिकल कौन होता है बेटा, He2+ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस जिनके अंदर अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा डिके बोलते हैं, ठीक है। इस He2+ का मतलब तुम समझ रहे हो ना, क्या है ये, क्या है ये, 2He4, 2He4। इसमें कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक भी है ही नहीं क्योंकि He2+ है। तो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ध्यान रखोगे। इस अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा, इसके अंदर दो तो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक भी है ही नहीं क्योंकि He2+ है। इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर दो होते हैं, दोनों लूज करती है तो एक भी नहीं बचा, तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो जिन रिएक्शंस में ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा डिके बोलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, दूसरी बात, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एग्जांपल ये रहा, जैसे यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है बेटा थोरियम के अंदर, यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है बेटा थोरियम के अंदर। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92U238, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, थोरियम के अंदर। थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, एटॉमिक मास होता है 234, इसका कितना था 238, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व हुआ करता था, केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व हुआ करता था, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्व नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं, ध्यान रखोगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स विल कंजर्व, न्यूक्लियॉन्स विल कंजर्व। न्यूक्लियॉन्स का मतलब पता है ना सबको, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी, न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, मास कंजर्व नहीं होता, न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को देखो, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को देखो, यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हुआ है थोरियम में, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 238, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, एटॉमिक मास 234, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ एटॉमिक नंबर 90 है, यहाँ 92 है, यहाँ 90 प्रोटॉन है, यहाँ 92 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम। तो इसमें क्या होगा, जब यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होगा तो एक पार्टिकल और बाहर निकलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। यही रिएक्शन मैंने वापस लिख दिया बेटा, है ना, ठीक है, समझ गए। यूरेनियम कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, थोरियम के अंदर, और एक और पार्टिकल निकला जिसे क्या बोले, अल्फा पार्टिकल। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा डिके बोलते हैं, जिनमें अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, ये रहा अल्फा पार्टिकल। अब दोनों साइड देख लो बेटा, दोनों साइड देखोगे तो यहाँ 92, तो 90 + 2 92 हो गया, 234 + 4 238, यहाँ भी 238, क्योंकि ये कंजर्व होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों जगह क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं, मास कंजर्व नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात, कोई तुमसे बोले जब एक एटम में से, जब एक एटम अल्फा डिके देगा तो उसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कितना कम हो जाएगा, दो कम हो जाएगा, 92 से कितना हो जाएगा 90, और उसका एटॉमिक मास कितना कम हो जाएगा, चार कम हो जाएगा, 238 से 234 हो गया, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल कौन होता है, 2He4 होता है, ठीक है। जिसमें जो डिके करता है उसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो बनता है उसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, जो टूटा वो पेरेंट न्यूक्लियस, जो बना वो डॉटर न्यूक्लियस। तो एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट हो गया बाय अल्फा डिके,
कौन से थे? अल्फा डिके। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने यही बता दी कि भाई जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? 2 से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास 4 से कम हो जाएगा। दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। अगली बात, नेक्स्ट मैं इसमें अल्फा डिके के अंदर लिखना चाह रहा हूं, अल्फा डिके जो होता है, अल्फा डिके जो होगा, अब अल्फा पार्टिकल का तुम मास बता सकते हो? मास बहुत ज्यादा होगा, जिसमें क्या है? 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और बेटा तुम्हें पता है ना, न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है लगभग क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 केजी। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से। ठीक है, तो इसका जो मास है अल्फा पार्टिकल का, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज समवॉट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास के 4 गुना होगा करीबन। प्रोटॉन के मास के 4 गुना होगा। समझ में आता है क्यों? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है? सेम है, तो किसके बराबर हो गया? 4 गुना हो गया। तो मतलब अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? बहुत ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? ज्यादा है, हाई मास के पार्टिकल्स होते हैं ये। इनका मास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किनका? अल्फा पार्टिकल्स का। अब अल्फा पार्टिकल्स का मास अगर ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम होती है। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है बेटा वो बहुत कम होती है। अल्फा पार्टिकल्स की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनका मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका मतलब मास बहुत ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? कि भाई कोई बॉडी है, उस बॉडी में तुमने, उस बॉडी के अंदर तुमने अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए, तुमने एक अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन एक बॉडी के ऊपर डाली, तो उस बॉडी के अंदर तुम सोचो कि अल्फा पार्टिकल बहुत अंदर तक घुस जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तुम सोचो कि अल्फा पार्टिकल्स किसी बॉडी के ऊपर तुम प्रोजेक्ट कराओ, तो उस बॉडी के बहुत अंदर तक अल्फा पार्टिकल्स चले जाएं, नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या है उन पार्टिकल्स? वो बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स क्या है? बहुत बेटा हैवी पार्टिकल्स है, तो उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही क्या होती है? कम होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर कम होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। एक और कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या होती है? आयनाइजेशन पावर हाई होती है। आयनाइजेशन पावर इज हाई। penetration power is very less and ionization power is very high। यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यही पढ़ोगे तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। दे हैव लेस पेनिट्रेशन पावर बट हाई आयनाइजेशन पावर। इनकी पेनिट्रेशन पावर तो बहुत ही कम होती है, ये अंदर किसी बॉडी के अंदर तक तो बहुत कम घुस पाएंगे, लेकिन इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। अब कोई कहेगा सर ये आयनाइजेशन पावर क्या होती है? कोई कहेगा ये आयनाइजेशन पावर का मतलब क्या है? आयनाइजेशन पावर का मीनिंग होता है बेटा कि किसी बॉडी पे, किसी, मान लिया कोई एक मेटल का एटम है, उस मेटल के एटम पे तुमने अल्फा पार्टिकल्स डाले, तो उस अल्फा पार्टिकल में इतनी ताकत है कि वो मेटल एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। मतलब उस मेटल के एटम को क्या कर दे? आयनाइज कर दे। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आयनाइजेशन पावर। मतलब किसी बॉडी पर तुम अगर अल्फा पार्टिकल्स डालो, तो वो अल्फा पार्टिकल्स जो है, दीज आर कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग दैट एटम। Those alpha particles are capable of ionizing that atom। उस अल्फा पार्टिकल में इतनी ताकत है कि वो उस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, उस एलिमेंट को आयनाइज कर दें। क्यों ताकत है भाई उनमें इतनी? क्योंकि बेटा तुम्हें पता है एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जैसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब तुम अगर एनर्जी कम ही दे रहे हो एलिमेंट को, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी एक एलिमेंट में से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तुम अगर बहुत कम एनर्जी दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं।
अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें हाई एनर्जी के पार्टिकल्स डालने पड़ेंगे, और इनकी एनर्जी हाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इनकी एनर्जी हाई होगी नहीं होगी? होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनका मास क्या है? इनका मास बहुत ज्यादा है। इनका मास क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है। और मास अगर ज्यादा होगा तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी अगर निकालोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनका मास ज्यादा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब इन पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है। इन पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी अगर है तो ये पार्टिकल्स में इनकी, इन पार्टिकल्स के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो इन पार्टिकल्स के पास इतनी ताकत है जो किसी एटम को आयनाइज करते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है बेटा? हाई होती है। ध्यान रखना, ये अपना हो गया अल्फा डिके। ठीक है, एग्जांपल ये रहा, यूरेनियम कन्वर्ट हो गया थोरियम के। यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? थोरियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अल्फा पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? He2 प्लस, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास जो होता है 4 प्रोटॉन के मास के लगभग 4 गुना होता है। मास बहुत ज्यादा होता है। मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए पेनिट्रेशन पावर कम होती है और आयनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आयनेशन पावर मतलब किसी एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को आयनाइज कर देने की पावर, वो बहुत ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए आयनाइज कर देती है दूसरों को, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, दैट इज अल्फा डिके। कौन सा डिके हो गया बेटा? अल्फा डिके। एग्जांपल, यूरेनियम इज कन्वर्टिंग इनटू थोरियम। सेकंड टाइप का डिके है बेटा, अगला डिके है बीटा डिके। क्या है? बीटा डिके। अगला है बीटा डिके। अब ये बीटा डिके क्या होता है बेटा? हाँ जी, बीटा डिके क्या होगा? बीटा डिके क्या है? इन दिस डिके अ न्यूक्लियस डिकेज स्पॉन्टेनियसली बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन। इस डिके में एक न्यूक्लियस जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिके होगा। क्या रिलीज होगा? या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या पॉजिट्रॉन रिलीज होगा। अब एक नया टर्म है ये पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन का मास उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, चार्ज भी उतना ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? पॉजिट्रॉन का मास उतना ही होता है जितना, रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिट्रॉन को किससे? हाँ जी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हाँ, रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से। ठीक, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, अंतर सिर्फ साइन में होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है डिके होगा, उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा। ध्यान रखना, बीटा डिके में दो तरह के पार्टिकल्स निकल सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अल्फा डिके क्या होता है? He2 प्लस। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अब बीटा डिके की अगर हम लोग बात करें, बीटा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ई माइनस, पॉजिट्रॉन ई प्लस। बीटा डिके की अगर बात करें तो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, अब बेटा मास बताना कितना होगा? मास बहुत ज्यादा होगा, मास बहुत कम होगा? मास इज वेरी लेस। मास क्या होगा बीटा पार्टिकल्स का? बहुत ही कम होगा। जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनका मास बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उनमें से बीटा पार्टिकल्स हैं क्या? बीटा पार्टिकल्स हैं अपने कौन से? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज की मास कितना होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, एक पॉजिट्रॉन के मास के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है ना तुम्हें कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और प्रोटॉन का होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। तो इनका बहुत ही कम है। तो बेटा बीटा डिके जब होता है तो जो बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उनका मास बहुत ही कम होता है। अब मास अगर बहुत ही कम होगा तो इनकी जो आयनाइजेशन पावर होगी वो कम होगी। जो इनकी आयनाइजेशन पावर होगी बेटा, क्योंकि मास कम है, मास कम है तो ना इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। मास कम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है, ये लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स थे, तो इनकी एनर्जी कम है, तो ये किसी एलिमेंट को आयनाइज आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो लो आयनाइजेशन पावर, लो आयनाइजेशन पावर, इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ही कम होती है। और
आयनाइजेशन पावर कम होती है, और अगर मास कम है तो ये दूसरी बॉडी के अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं बीटा डिके में कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स दो तरह के हो सकते हैं। उसी उसी बेसिस पर मैं बीटा डिके को दो पार्ट में और फर्दर डिवाइड करूंगा, बीटा डिके को मैं दो पार्ट्स में और डिवाइड करूंगा। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें दो तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और या पॉजिट्रॉन, एक या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, दोनों में सिर्फ चार्ज के साइन का अंतर है। ठीक है, चार्ज का साइन अंतर है, बाकी सारे चीजें सेम है। तो इनका मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ये दिख रहा है। मास कम होता है तो इनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए किसी दूसरे एलिमेंट को आयनाइज नहीं कर पाते, इसलिए लो आयनाइजेशन पावर। मास कम होता है इसलिए बड़ी आसानी से दूसरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं, तो हाई पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान रखोगे, तो ये हो जाएगा अपना बीटा डिके। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बीटा डिके में अब नेक्स्ट पार्ट में तो मैं कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।